अस्सलामुअलैकुम। आप सभी को उर्दू क्रैश कोर्स में स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग उर्दू क्रैश कोर्स चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं, जो आपको पहले ही बता चुके हैं। जो इम्पोर्टेंट होगा एग्ज़ाम के लिए चैप्टर में, हम उसी को कवर कर रहे हैं और बहुत ही कम वक्त में आपको चैप्टर क्या कर रहे हैं, पूरे एक्सप्लेन करके दे रहे हैं और प्लस में सभी सवालातों के जवाब आपके साथ में मिल रहे हैं। तो अगर हम लोग डिटेल्स से भी नहीं पढ़ेंगे तो आपको पूरे सवालात जो है बेहतरीन तरीक़ा से मिल जाएगा। चलिए तो फाइनली अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं बगैर वक्त गवाए। तो आप देखिए, सबसे पहला चैप्टर नंबर 3 जो है उसका नाम है बाज पुराने को लफ्ज़ों की नई तहकीक, और उसके लिखने वाले हैं सैयद सुलेमान नदवी। तो सैयद सुलेमान नदवी के बारे में जो है, मुसन्निफ़ के बारे में इसी चैनल पे आपको पूरा बेहतरीन तरीक़ा से डिटेल्स में हर मुसन्निफ़ के बारे में पढ़ा दिए हैं। अगर आप पूरे डिटेल्स जानना चाहते हैं तो इसी चैनल से बेहतरीन तरीक़ा से आप खोज कर प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हैं। नहीं तो अगर आपको एग्ज़ाम देने के लिए जितना उतना ही चाहिए जितना एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप इस वीडियो को देखिए, आप उर्दू क्रैश कोर्स कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले सैयद सुलेमान नदवी के बारे में जानते हैं। तो सैयद सुलेमान नदवी सूबा बिहार के एक मरदम खैज बस्ती दसना में, जो अब मौजूदा नालंदा ज़िला में वाक़ है। तो आपसे यहाँ से 3 तरह के सवाल पूछे जाएंगे। एक तो कहाँ पैदा हुए, दसना में। दूसरा किस ज़िला में, तो ज़िला का नाम नालंदा ज़िला। कहाँ पैदा हुए, तो बिहार में। तीनों सवाल आपको याद होना चाहिए। अगला देखते हैं हम लोग। वहाँ 22 नवंबर 1884 ईस्वी को सैयद सुलेमान नदवी पैदा हुए। उनके वालिद का नाम हकीम अब्दुल हसन। आपको बता दें कि सैयद सुलेमान नदवी 1884 में पैदा हुए। आपको पता है कि 1885 में फरहतुल्लाह बेग पैदा हुए। जस्ट क्लियर है। और ये सैयद सुलेमान नदवी इंतकाल करेंगे 1953 में, लेकिन फरहतुल्लाह बेग का आपको इंतकाल बनाए तो 1947 में। कब बताए थे बाबू? 1947 में। तो ये आपको कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए। फरहतुल्लाह बेग के वालिद का नाम हशमतुल्लाह बेग है, इनके वालिद का नाम हकीम सैयद अबुल हसन है। क्लियर है। तो आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और 23 नवंबर 1953 में उनका इंतकाल हो गया। और जाहिर सी बात है, जो इम्पोर्टेंट होगा उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव में कवर कर लेंगे। तो सैयद सुलेमान नदवी के लिए इतना क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। आपके चैप्टर में जो बाज पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक है, इसमें आप ध्यान से पढ़िए। बस उतना ही इंपॉर्टेंट बताएंगे जितना आपको खाली सुनना है, क्या लिखा है छोड़ दीजिए। तो ये बाज पुराने लफ्ज़ों की ये जो नई तहकीक है, इसके लिखने वाले सैयद सुलेमान नदवी है। ये क्या है? तो यह एक मजमून है। अब इसमें जो बात किया जा रहा है पहले के लफ्ज़ के, उसके नई तहकीक, और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें सुनिए। तो सबसे पहले आपको एक अहम चीज़ याद रखना है कि पेट के लिए खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना कौन सा है। तो इसके बारे में आपको बता दें, अब किताब में क्या लिखा है छोड़िए। तो देखिए, सब लोगों ने अपना अपना तजुर्बा के मुताबिक बताया, लेकिन सैयद सुलेमान नदवी का ख्याल है कि सबसे खानों में अहम खाना जो है वो ज़रूरी खाना नाश्ता है। कौन सा खाना है? नाश्ता है। क्योंकि हम लोग देखिए रात भर जो है भूखे रहते हैं और रात भर कोई चीज़ के खाने पीने की उतना हाजत हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन सुबह सवेरे ही उठकर अब कहिए कि एकदम भूख लग जाता है, तो अगर कुछ खा लेते हैं तो सारे दिन के लिए ढारिस यानी क्या हो जाता है, बहुत ही अलम हो जाता है और दिन भर के लिए जो भूख बहुत कम लगता है। तो भूख तोड़ने की इस्तेलाह भी क्या पूछे, तो भूख तोड़ने की भी इस्तेलाह कौन सा है? तो नाश्ता है। और भूख तोड़ने की इस्तेलाह कौन सा है? नाश्ता है। समझ में आ गए। और जो ये ध्यान रखिए, मुसन्निफ से पूछा जाए कितने ज़बानों से मुराद है? 2 ज़बानों जानता हूँ, एक पूरब की ज़बान और एक पश्चिम की, यानी अरबी और अंग्रेज़ी। अरबी किससे मुराद है? तो पूरब से, और अंग्रेज़ी किससे मुराद है? तो पश्चिम से। तो दोनों आपको क्लियर हो गया है। अरबी कहे तो पूरब, अंग्रेज़ी कहे तो पश्चिम। तो ये इतना आपको ध्यान रखना है। और जो ये नाश्ता है, नाश्ता तो आप समझ चुके हैं। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो इसी को अरबी में जो है, और ज़बानों में भी ऐसा ही हाल होगा, लेकिन अरबी में इसको फतूर कहते हैं जी। नाश्ता को अरबी में सवाल आएगा, क्या कहते हैं जी? फतूर कहते हैं। क्या कहते हैं? फतूर कहते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे तो इसी से जो मुसलमानों का इफ्तार निकला है, क्या निकला है? घबराइए मत, पूरा नहीं पढ़ने वाले हैं ना, डिटेल्स आपको समझाने वाले हैं, बस जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्लियर है। उसके बाद फतूर के माने पूछता है, तो फतूर के माने तोड़ने के हैं। इंपॉर्टेंट बात वही आपको टिक करके पढ़ा रहे हैं जो पूछा जाएगा। क्लियर है। उसके बाद जो सैयद सुलेमान नदवी है उनके बारे में जो आप आगे के हम लोग चलते हैं, तो देखिए आगे भी ये एक चीज़ आपको याद रखना है कि
इस माने में एक लफ्ज़ निहार है। आप बोलते निहार है, निहार निहारे मुँह, यह भी फारसी है। निहार आ जाए सबसे पहले कौन सा लफ्ज़ है? फारसी है बाबू, याद रखें। मगर देखिए ये फारसी हिंदुस्तानी से ऐसा मिल गया, गोया हिंदुस्तानी ही बन गया, समझिए। एक असलियत है जिसका नाम है नाहार। नाहार मतलब ना नफ़ी, और आहार के माने पूछेगा तो गिज़ा होता है। आहार के माने क्या होता है? गिज़ा होता है। नाहार यानी नहीं खाया हुआ, नाहार मतलब नहीं खाया हुआ, क्लियर है बाबू। और नहारी यानी निहारी तैयार होता है, जो सुबह सवेरे देखते हैं हर गली बाजार में अब चटपटी पकी पकाई मिलने लगी है, तो इससे हमको मतलब नहीं है। उसके बाद हम लोग यहाँ आएंगे तो आहार जो है, आहार से याद आया, आहार आटे के उस लेई को कहते हैं जो कागज़ और कपड़े पर उस लेई के चढ़ाई जाती है और वो मजबूत हो जाए। यानी देखिए इतना जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सवाल जवाब आप जब पढ़िएगा ना तो पूरा चैप्टर ही आपको क्लियर हो जाएगा, इसलिए कि बेहतरीन तरीका से सवाल जवाब लाए हैं। उसके बाद इसमें आपको कुछ नहीं ध्यान देना है। उसके बाद यहाँ आइए तो रोज़मर्रा खानों में कलिया एक लफ्ज़ है। कलिया कोरमा बहुत आम चीज़ है। कलिया की शक्ल अरबी है, ध्यान देना है, मगर अरबी नहीं है। अरबी के शक्ल है लेकिन अरबी नहीं है, भी ध्यान रहे। कलिया अरबी लफ्ज़ नहीं है। कलिया की अरबी शक्ल कलिया हो सकती है। अरबी में कलई भूनने को कहते हैं। अरबी में कलई को क्या कहते हैं? भूनने को कहते हैं। इसीलिए भुने हुए गोश्त को क्या कहते हैं? भुने हुए गोश्त को कलिया कहेंगे। भुने हुए गोश्त को क्या कहेंगे बाबू? तो कलिया कहेंगे। और शोरबेदार गोश्त किसको कहेंगे? कलिया उस शोरबेदार गोश्त को कहते हैं जिसमें कोई तरकारी पड़ जाए। अब शोरबेदार किसे कहते हैं समझ में? भुने हुए गोश्त को क्या कहते हैं बाबू? तो समझ गए, कलिया बन सकता है। और ज़बान कलिया शोरबेदार है जिसमें कोई तरकारी में पड़ जाए। तो यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट बात रखिए, कोरमा जो है ये तुर्की लफ्ज़ है। कोरमा पूछता है, ये मालूम होता है तुर्की लफ्ज़ है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसमें इम्पोर्टेंट है। ये सुर्खी से मुराद पूछता है। सुर्खी से मुराद क्या है? तो सुर्खी से मुराद जो है उन्वान है। पहले के छापा खाना में जो था ना, इस तरह से सियासी से कहिए कि दिगर आज़ाद हुआ, और पहले रेड यानी रेड कलर से इस्तेमाल किया जाता है। सुर्ख का माना ही लाल होता है। ज़माने में कलमी किताबों और उन्वान इम्तियाज़ के लिए सुर्खी से लिखा जाता था, क्लियर है, छापाखाना वगैरह में। अब एक लफ्ज़ है अहदी के माने अरबी ज़बान में सुस्त है। ये अहदी अलग है बाबू, ये अहदी है। एक आएगा आपको अहदी। इसका माने अगर पूछा जाएगा अहदी कहे तो अहदी, यहाँ पहले समझिए, देखिए ये कहे अहदी कहे तो इसका माना हो जाएगा बाबू सुस्त। और अहदी कहे तो इसके माने क्या हो जाएगा? अकेला। तो दोनों समझ गए। तो यहाँ से ये सवाल देखिए, यहाँ है भी अहदी और अहदी, यानी अहदी के माने अरबी में एक है, और सिपाही जो इसके अकेला ड्यूटी पे यानी जाता बैठता रहता है और सुस्त भी होता है। तो दोनों से आप समझ जाएंगे, क्लियर है। आगे हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमारी ज़बान में एक लफ्ज़ कलई है। क्या है? कलई। इसकी भी कलई खोले, यानी हम लोग कलई हैं मगर बोलते कलई है। वो कलई है, ये कलई है। हमारी ज़बान में ये लफ्ज़ पुरानी अरबी नहीं है मगर फिर भी अरबी नातों में मिलता है। उसके बाद यहाँ से मतलब नहीं रखना है। देखिए अरबी में कलई को क्या कहते हैं? अरबी में कलई को लिसान कहते हैं, ये पूछता है। और फारसी में इसको रांगा कहते हैं। तो आपको यहाँ से ये याद रखना है, क्लियर है। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसको याद रखना, कलई खोलना और कलई फेरना में फ़र्क पूछता है, वो भी आपको समझा दे कि यहाँ से आप पढ़ेंगे जब, तो देखिए इसलिए इस कलई को करना कहने लगे। और फिर चूने से भी अगर मकानों पर सफ़ेदी फेरी गई तो उसको कलई फेरना कह दिया। देखिए कलई फेरना होता है किसी को ऐब को छुपा लेना। कलई खोलना का मतलब होता है किसी को ऐब को जाहिर करना। यहाँ लिखा भी है, आसानी के तौर पे समझ सकते हैं कि यह माने पैदा हुए किसी के दाग धब्बे या किसी को ऐब को छुपाया जाए, वह इस कलई फेरना हुआ। कलई फेरना के माने किसी को ऐब को छुपा लेना। अगर किसी के दाग धब्बे ऐब को जाहिर करना है तो वो कलई खोलना हुआ। कलई खोलना मतलब किसी ऐब को जाहिर कर देना, और कलई फेरना का मतलब किसी ऐब को छुपा लेना। अब दीवार पर कोई चीज़ है, उस पर हम कलई क्या करेंगे? कलई फेर देंगे, तो जो होगा वो पेंट से क्या हो जाएगा? छुप जाएगा। अब बर्तन होगा, बर्तन पे कोई चीज़ लगा होगा, अगर हम कलई कर देंगे तो सारा चीज़ वो क्या होगा? उस पर कलई की जाती है, इस पर कलई फेरी जाती है। तो आप आसानी के साथ ये चैप्टर समझ गए होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। अब हम लोग सवाल जवाब देखते हैं जो आपके किताब में मौजूद है, और यहाँ आपके लिए PDF भी बना है, आप उसको भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है, वहाँ आप दे के PDF प्राप्त कर सकते हैं। पहला सवाल है, भूख तोड़ने की इस्तिलाह क्या है प्यारे बाबू? तो ये हो जाएगा नाश्ता।
सैयद सुलेमान नदवी कितने ज़बानों के माहिर थे? तो सैयद सुलेमान नदवी आपको बता दें 4 ज़बान के माहिर थे बाबू। कितने ज़बान? 4 ज़बान, अरबी, फ़ारसी, अंग्रेज़ी, अरबी, फ़ारसी, अंग्रेज़ी और उर्दू। उर्दू, फ़ारसी, अंग्रेज़ी, अरबी। आपको ध्यान है किस ज़बान के माहिर नहीं थे? संस्कृत। अभी PDF में भी है, ये मिल भी जाएगा, सवाल जवाब ऐसे बता देते हैं। अरबी में नाश्ता क्या कहते हैं? अरबी में नाश्ता को फतूर कहते हैं। फतूर के माने क्या है? तोड़ने के। लफ्ज नियार किन 2 ज़बानों में इस्तेमाल होता है? तो एक हो गया हिंदुस्तानी और एक हो गया फारसी हो गया ना। ये लफ्ज 2 ज़बानों में इस्तेमाल। तो कलई किस ज़बान का लफ्ज है? और कलई किस, इसके माने क्या है? कलई अरबी ज़बान का लफ्ज है और इसके माने होता है क्या होता है बाबू? इसके माने जो होता है कलई अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके माने होता है रांगा होता है। फारसी में पूछे तो रांगा, अरबी में लिसान है ना। अभी हम लोग देखे थे सुर्खी से क्या मुराद है बाबू? सुर्खी से उन्वान है। अभी इसका सब सवाल जवाब कभी सामने दिखा भी रहे हैं। अहदी और अहदी, तो ये बताएं इस अहदी के माने क्या होता है? सुस्त, और ये अहदी के माने क्या होता है? अकेला। कलई खोलना, किसी को ऐब को जाहिर करना। कलई फिरना, किसी को ऐब को छुपा। कलई खोलना, किसी को ऐब को क्या करना? जाहिर करना। कलई फिरना, किसी ऐप को छुपा लेना। तो अभी देखते हैं हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 है, कलई को अरबी और फारसी में कहते हैं? कलई को अरबी में लिसान और फारसी में रांगा कहते हैं। पूरब और पश्चिम के जुबाने से कौन मुसन्निफ मुराद लेता है? तो आपको बताएं, एक अंग्रेजी और एक अरबी था ना, तो दोनों आप मुराद लिख देंगे। अब चलते हैं, देखिए सवाल, ये आराम से आप लिख सकते हैं, सवाल जवाब मौजूद है। पहला का भूख तोड़ने की इस्तिलाह नाश्ता है। 4 ज़बान के माहिर थे सैयद सुलेमान नदवी, उर्दू, अरबी, फारसी और अंग्रेजी। कौन नहीं है? संस्कृत नहीं है। अरबी में नाश्ता को फतूर कहते हैं, फतूर के माने तोड़ने के हैं। और ये किन 2 ज़बानों से? तो फारसी और हिंदुस्तानी। ये PDF के रूप में है जो आपको आसानी के साथ मिल भी जाएगा। कलई को अरबी ज़बान, कलई अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके माने रांगा है, जो आपको बता भी दिए। फारसी में रांगा कहते हैं ना, क्लियर है। उसके बाद 7 नंबर क्या था? सुर्खी से मुराद उन्वान है। अहदी के माने सुस्त है और अहदी के माने क्या है? अकेला है। कलई खोलने के माने किसी ऐब को जाहिर करना और कलई फेरने के माने किसी ऐब को छुपा लेना। 10 नंबर सवाल है, कलई को अरबी में लिसान और फारसी में रांगा कहते हैं। 11 नंबर, पूरब की ज़बान से मुसन्निफ मुराद जो लेता है वो अरबी लेता है, पश्चिम की जुबान से अंग्रेजी लेता है, जो हम आपको समझा चुके हैं। बेहतरीन तरीका से क्लियर हो गया। 11 नंबर तक आपका सवाल जो है बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया ना। 11 तक, यहाँ तक तो सवाल आप लोगों को बेहतरीन तरीका से क्लियर हो गया। देखिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं, एक सवाल आपको इसमें से भी मुख्तसर गुफ्तगू में समझा दें ताकि आप सारे सवाल को क्या करें? लिख दें। अगर मजीद जानकारी चाहते हैं तो आप उस पर PDF भेज के पूछ सकते हैं। अब पहला सवाल देखते हैं, पेट के लिए खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना कौन सा है? इसके मुतालिक सैयद सुलेमान नदवी के क्या ख्यालात है? शुरू में ही आपको बताएं कि सबके अलग अलग ख्यालात है, लेकिन सैयद सुलेमान नदवी के ख्यालात क्या हैं तो ये आपको बेहतरीन तरीक़ा से बता देते हैं। अभी इस मुख्तसर सवालात भी बचा है तो इसको भी बता देते हैं। देखिए ना, ये तो छूट ही रहा है। तो ये पहला सवाल यही था ना, रुकिए 1 मिनट, ये पहला सवाल था ना। मुख्तसर गुफ्तगू में सब बताएंगे, मुख्तसर गुफ्तगू में 8 बताएंगे। पेट के लिए खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना है, कैसे लिखिएगा? इस तरह से लिखिएगा, पेट के खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना पहले बताएं नाश्ता है, क्योंकि रात भर इंसान भूखे रहता है तो सुबह उसकी पेट की ज़रूरत होती है और ऐसे खाने की जो रात भर की कमी को क्या कर सके? पूरा कर सके। और सबसे ज़्यादा अहम खाना नाश्ता है। समझ में आ गया? पहला सवाल का जवाब देख लीजिए, बेहतरीन तरीक़ा से लिखा भी है। आप मज़ीद जानकारी के लिए PDF ले सकते हैं। आगे हम लोग जानते हैं दूसरा सवाल क्या है बाबू? दूसरा सवाल, कलई से क्या मुराद है और इसे अरबी और हिंदुस्तानी ज़बानों में कैसे इस्तेमाल करते हैं? इसका जवाब आराम से लिख सकते हैं, कलई अरबी लफ्ज़ है लेकिन इसके माने अरबी नहीं है। पहले ही समझाएं, अरबी में इसकी शक्ल कलिया हो सकती है जिसके माने भूनना है और इसलिए भुने हुए गोश्त को कलिया कहते हैं। तो आप आसानी के साथ सवाल नंबर 2 को भी समझ गए। सवाल नंबर 3 को देखते हैं, नए और पुराने लफ्ज़ों में सुर्खी से क्या मुराद है? तो आराम से सुर्खी से मुराद लिखिएगा उन्वान है। सुर्खी उन्वान को कहते हैं, लेकिन सुर्ख का मतलब लाल है होता है। पहले ज़माने में कोई छपा खाना नहीं होता था, इसीलिए लोग लाल रंग का इस्तेमाल करते थे उन्वान को लिखने के लिए। जाहिर सी बात है, पहले छपा खाना जो था उसमें क्या उन्वान लाल ही रंग से लिखाएगा। जिस सुर्खी से कहा जाता है, आज छपा खाना मौजूद है लेकिन फिर भी इसे लोग सुर्खी ही कहते हैं। माने आज भी मौजूद है, उस छपा खाना का आज भी इजाद है लेकिन आज भी लोग इसे क्या कहते हैं? सुर्खी कहते हैं। तो सवाल नंबर 3 क्लियर हो गया बाबू। सवाल नंबर 4 को देखते हैं हम लोग, बाज पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक सैयद सुलेमान नदवी किस किताब से माखो जेती? तो ऐसे ही बता देंगे, नुकुश सुलेमानी। सैयद सुलेमान नदवी को उस्ताद ग्रामी कौन है? शिबली नुमानी। हमारी ज़बान में शोरबेदार गोश्त को किसे कहते हैं? तो अभी देख लेंगे, हम आगे चलेंगे तो हमारे ज़बान में शोरबेदार गोश्त उसे कहते हैं। देखिए यहाँ लिखे भी हैं, आसानी के साथ आप वो पढ़ेंगे तो समझ में आएगा।
इसलिए कि इसमें कभी कभी जो है ना फेंट दिया जाता है। तो सवाल नंबर जो है ये देखिए, हमारी ज़बान में शोरबादार गोश्त को कलिया कहते हैं। हाँ ये देखिए, और भुना हुआ गोश्त को क्या कहते हैं? भुना हुआ गोश्त को कलिया कहते हैं आराम से। सवाल नंबर 7 है कि सैयद सुलेमान नदवी की जाय पैदाइश कहाँ हुई? तो दसना में हुई। सवाल नंबर 8 होगा, सैयद सुलेमान नदवी बिहार के किस जिले में पैदा हुए? तो नालंदा जिला में पैदा हुए। और सवाल नंबर 8 ये होगा, सवाल नंबर 7 हो गया, सवाल नंबर 8 ये होगा कि सैयद सुलेमान नदवी का तारीख़ी मैदान क्या था, यानी ख़ास मैदान क्या था? तो वो तारीख़ इस्लाम है। सवाल नंबर 8 तक क्लियर हो गया बाबू, कोई दिक्कत तो नहीं है? मुख्तसर गुफ्तगू भी आपका सब क्लियर हो गया ना? मुख्तसर गुफ्तगू क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे की हम लोग बढ़ते हैं। एक और सवाल आपके किताब में जो तफसीली गुफ्तगू से लाए हैं वो भी देख लीजिए बेहतरीन तरीक़ा से। हमारे खानों में नाश्ता की क्या अहमियत है, आप आसानी के साथ लिख सकते हैं। वही सब बात लिखिए ना, क्या घबरा रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। जो बताएं वही लिखिए कि पेट के लिए खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना नाश्ता है, क्योंकि रात भर इंसान भूखे रहता है तो सुबह उसकी पेट की ज़रूरत होती है ऐसे खाने की जो रात भर कमी को क्या कर सके, पूरा कर सके, यानी ऐसा ग़िज़ा जो हमारे जिस्म को तवानाई यानी मजबूती दे, मिल सके। रात भर तो हमें कुछ तो मिला है नहीं, इसलिए नाश्ता में हम कुछ खास चाहिए। यानी हमको लोग कहते हैं कि नाश्ता में कुछ खास होता है, जैसे हम लोग अंडा वगैरह मिला लेते हैं, ईग वगैरह, तो रोटी उससे ज़्यादा हम लोग खा लेते हैं, जलेबी वगैरह हो गया। यानी जो भी सहारा लेते हैं हम लोग नाश्ता को क्या करते हैं, पूरी अच्छी तरह से करते हैं। और इससे चाहिए होता है कि रात भर के पूरी तवानाई को बहाल रख सके और दिन में भी चुस्त और दुरुस्त रख सके, चुस्त और दुरुस्त रख सके। उसके बाद देखिए रख सके कि हम अपने कामों को क्या कर सके, जितना भी ज़िंदगी की ज़रूरियातें हैं उसको पूरा कर सके। तो इस तरह से बाबू तवील सवालात आप जो है ना लिखिएगा, कभी कॉपी पे लिख के देखिए, अपने से बैठा के लिखिए। ज़रूरी नहीं है जो हम लिखे हैं आप समझ गए होंगे, तो आप बेहतरीन तरीक़ा से और लिखिएगा। तो आज के लिए ये क्रैश कोर्स समाप्त करते हैं, फिर हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव के साथ कल मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।